इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका चैप्टर 1 का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। फ्रांस में निरंकुश शासनवादी राजा था जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने क्रांति किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस को ही वियना संधि कहते हैं। तो वियना संधि द्वारा पुनर्स्थापना बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, जब नेपोलियन राजा बना था। नेपोलियन राजा बना था 1804 ईस्वी में। तो जो नेपोलियन राजा बना था तो उसने अपना अलग संहिता लागू किया था, जिसे ही नेपोलियन संहिता कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहते हैं। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो मेटरनिक वियना कांग्रेस का वो अध्यक्ष था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक चाहता था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता था। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता, यही वो चाहता था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना मेटरनिक चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक कौन था। तो ये आपको पता ही है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिक ने ही कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन कोड में टोटल 5 कोड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमानीवाद क्या है। रोमानीवाद, तो रोमानीवाद था, जो आप लोगों को याद होगा कि जब नेपोलियन राजा बना था तो वो नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को जागृत करता था। नुक्कड़ नाटक और संस्कृति से लोगों को जागृत करता था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिससे लोगों को जागरूक करता था। तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं उन्हें हो सकता। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब है जो यूरोप महादेश में आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो मरियाना है, और मरियाना फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। जैसे हमारे भारत देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है, तिरंगा। बोलेगा तिरंगा किस राष्ट्र का राष्ट्रवाद का प्रतीक, किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो ये भारत का, और से ही फ्रांस का मरियाना था। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मरियाना फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद का जब पुनर्जागरण काल था, उसी समय से राष्ट्रवाद का विकास होना, धीरे धीरे विकास करने लगा राष्ट्रवाद पुनर्जागरण काल से ही। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जागरण काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो आपको याद होगा कि वियना कांग्रेस 1805 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वियना कांग्रेस 1805 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था। इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो 1830 क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पे लागू हो गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
एक्ट ऑफ यूनियन किस बार पारित हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आपको याद होगा कि यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण के मसीहा मेजनी को ही कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। अब यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया। चलिए अगला अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का अभी थोड़ा देर पहले हमको आपको बताया, मेजनी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी थी? ये काउंट का बोर्ड था। काउंट का बोर्ड ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, काउंट का बोर्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था, ये आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, आप लोगों को पता ही होगा, लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। हमारा क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन 23 नंबर। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना मेजनी ने किया था। कार्बोनारी की स्थापना अगला क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होगा कि कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1810 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप लोगों को पता होगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, और गैरीबाल्डी को ही लपलपाती हुई तलवार कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से मेजनी का था, काबूर का था, गैरीबाल्डी का था, ये तीनों का इटली के एकीकरण में अहम भूमिका था, लेकिन बिस्मार्क का नहीं था, क्योंकि ये बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में शामिल था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क इटली के एकीकरण में इसका संबंध नहीं था, बिस्मार्क का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो आपको पता होगा कि विलियम प्रथम प्रसा का शासक था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाल्वे राइन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जाल्वे राइन की स्थापना प्रसा ने की, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जाल्वे राइन की स्थापना प्रसा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जाल्वे राइन याद रखें, जाल्वे राइन एक व्यापारिक संस्था था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सीडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको याद होगा, एक सीडॉन का युद्ध था, सीडॉन का युद्ध, एक सेडोवा का युद्ध है। तो जो सीडॉन का युद्ध है वो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सीडॉन का युद्ध और सेडोवा का युद्ध है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सीडॉन का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो आपको पता होगा कि बिस्मार्क हेगेल के विचारों से प्रभावित था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, और हेगेल एक दार्शनिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जर्मनी और एकीकरण के विरुद्ध
ऑस्ट्रिया था। इस ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक था, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन ने फ्रांस में किया था जर्मन राइन का निर्माण, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो आपको याद होगा कि सीडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। सीडन का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच में हुआ था, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया आपको याद होगा कि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ वो फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जाल्बे राइन एक संस्था थी। तो आपको बताया है कि जाल्बे राइन, थोड़ा देर पहले ही बताया है कि जाल्बे राइन व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ये थोड़ा देर पहले हम लोग देखा वो सेडान का युद्ध है, ये है सेडोवा का युद्ध। तो सेडोवा का युद्ध हुआ था प्रूसिया और सेडन का जो युद्ध हुआ था वो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, सेडोवा का युद्ध। और सीडन का युद्ध हुआ था वो प्रूसिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क था वो एक सफल कूटनीतिज्ञ था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेगेल कौन था? तो आपको थोड़ा देर पहले बताया कि हेगेल एक दार्शनिक था जिसके विचारों से बिस्मार्क प्रभावित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। तो सेडान का युद्ध सेडान के मैदान में हुआ था, इसलिए हमें इसे सेडान का युद्ध कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध जर्मनी के एकीकरण से था, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण थोड़ा देर पहले भी हमारा ये क्वेश्चन आया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसके तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज, आपको पता होगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो यूनान का। यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यूनान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम तो हुआ था, तो यूनान को कौन कब्जा बना के रखा था? तुर्की बना के रखा था। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय होगा? तो तुर्की का हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 के एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, ये यूनान और रूस के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यूनान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? तो ये आप लोग याद रखेगा कि हंगरी का भाषा मैग्यार था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी? तो टीपू सुल्तान ने। ये आप याद रखेगा, टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान ने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राष्ट्र। तो आज हम लोगों ने टोटल 58 क्वेश्चन किया, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसा ही वीडियो ऑब्जेक्टिव का लाते रहेंगे हमेशा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।